नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में फिर से घोटाले का जिन बार आ गया और इस बार बैंक घोटाले का जिन बार आया है। दोषियों का सच सामने आएगा क्या, ऐसे में बड़ा सवाल ही है। क्या दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि बीजेपी नेताओं की टेंशन अभी से बढ़ गई है। अब भूपेश बघेल ने कह दिया है कि वो उसकी सीडी को सार्वजनिक करेंगे। रमन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और रमन सरकार की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट आप पहले देखिए, पूरे मामले को समझिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में इंदिरा प्रियदर्शनी सहकारी महिला बैंक घोटाले का जिक्र एक बार फिर से सामने आ गया है। इसको लेकर प्रदेश सरकार काफी सख्त है। सीएम भूपेश बघेल ने इसे लेकर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि घोटाले की जांच फिर से की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। ये मामला उस समय सामने आया है जब कुछ महीने बाद राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है। मतलब अजय चंद्राकर जी चाह रहे हैं कि वो लोग तुरंत जल्दी अंदर हो जाए। भाई बात ये है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होगी, किसी दम दिखाने की क्या बात है। अमित जोगी जी वैसे करें, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, गए ना। तो अब अजय चंद्राकर जी का नाम नहीं है उसमें, लेकिन यदि जांच में जो भी व्यक्ति आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले अभी तो ये कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। हमारे पुलिस के अधिकारी पूरे फाइल का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके आगे बढ़े। महत्वपूर्ण बात ये है कि गरीबों का पैसा, आम जनता का पैसा, मेहनत का मजदूर, व्यापारी, किसान, उसका पैसा उसमें गया है और वो पैसा डकार गए। तो महत्वपूर्ण बात ये है है 2004-5 का मामला है, शायद 6 का मामला है। नार्को टेस्ट तो साथ में हो गया था, लेकिन न जांच कराए ना ही इन्वेस्टर का पैसा वापस कराए। जैसे चिट फंड कंपनी का पैसा आम जनता का लूट के ये लोग लुटेरे भाग गए और इन्हीं के शासनकाल में हुआ। उसी प्रकार से इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का है, इसको भी लूट के भाग गए और उनको सह देते रहे और वो पैसा वापस भी नहीं हुआ और जो लुटेरे हैं वो आराम से घूम रहे हैं। वहीं आरोपों को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है, हम उनको बधाई देते हैं, कुछ तो शुरुआत कराई उन्होंने। आगे कहा कि हिम्मत है तो जो आरोप लगाते हैं उन सभी के लिए जांच करा दें। भूपेश बघेल जी आज तक बोलते रहे ये गड़बड़ वो गड़बड़ और फर्जी एफबी पे दमन सिंह मना के कुछ भी लिखते रहे। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। तो चलो हम उनको बधाई देते हैं, तो शुरुआत करवाई और हिम्मत है जो आरोप लगाते हैं उस सब के लिए भी जांच करवा दे। तो न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है। भूपेश बघेल जो आरोप लगाते हैं उन पर कार्रवाई करें ना, कौन ने मना किया है। वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे। चुनाव नजदीक आएगा तो और ऐसी कुछ बोलेंगे। बता दें कि साल 2019 में नार्को टेस्ट रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक मैनेजर ने कई प्रभावशाली लोगों का नाम लेकर उन्हें पैसे देने की बात कही थी। और उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, ब्रजमोहन अग्रवाल और राम विचार नेता राजेश मूणत समेत कई बीजेपी नेताओं को करोड़ों रुपए दिए गए थे। बैंक संचालकों समेत कई लोगों को भी पैसे दिए गए थे। ऐसे में जांच आगे बढ़ेगी तो प्रभावशाली लोगों से भी पूछताछ की जा सकेगी।
तो इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला को लेकर अब इसका जिन एक बार फिर से बाहर आ गया। भूपेश बघेल ने सीधे तौर से तमाम आरोप पिछली सरकारों पर लगाए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, रमन सिंह की सरकार पर। तो फिर आया बैंक घोटाले का जिन। हमारे साथ सुनील चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ उचित शर्मा, आपकी जगह अजय गंगवानी है हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, और उचित शर्मा है हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शुरुआत आप ही के साथ सुनील चौधरी, क्योंकि अब ये बैंक घोटाले का जिन भूपेश बघेल बाहर ले आए तो डर तो लग रहा होगा कहीं ना कहीं। जी नमस्कार जी देखिए, डरने वाली तो कोई बात है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक है उसका गठन जो है कोऑपरेटिव एक्ट के तहत माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय में हुआ था, और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर यह कांग्रेसियों ने इस बैंक को बनाया था। अब उसके अरे बनाया था कांग्रेसियों ने, लेकिन घोटाला हुआ 2006-07 में। उस वक्त रमन सिंह की सरकार थी प्रदेश में। आप सुन लीजिए ना पूरा, या तो फिर आप ही बोल लीजिए। ठीक है, आप बताइए ना। हाँ तो फिर मैं बोल रहा हूँ, आप सुन। नहीं, आप इतिहास में चले जाते हैं ना सर। वहां के संचालक मंडल नहीं, इतिहास में तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि कौन है उसके पीछे। ठीक है, बताइए। समझ में आना चाहिए आम जनता भी कौन है उसके पीछे। ठीक है, बताइए बतलाइए ना। इतने तिलमिला क्यों जाते हैं सर? मैं सवाल कर रहा हूँ, आप इतने क्यों तिलमिला? घोटाला किया है क्या जो उसने गुस्सा आ रहा है? बिल्कुल नहीं सर। शालीनता से जवाब दीजिए फिर। शालीनता से जवाब दीजिए। आप जो सवाल कर रहे हो तो शालीनता से जवाब दीजिए। मैं सवाल कर रहा हूँ सर, आप इतना पहले जाते हैं बेमतलब। ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, वैसे ही दिक्कत चल रही है आजकल, गर्मी बहुत है। ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ, दिग्विजय सिंह की सरकार में हुआ था, फिर क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि इसके सारे संचालक मंडल कौन थे? प्रमोद चौबे किस पार्टी से है? दुर्गा देवी पागड़िया किस पार्टी के परिवार से है? रागिनी शर्मा कहाँ से है? नलिया पारिक, सविता शुक्ला और श्रीमती सरोजनी इंद्रचंद धारीवाल, है ना, ये सारे लोग किस पार्टी से हैं? किस पार्टी के परिवार से हैं? ये लोग गाड़ियों के नाम पर लोन लिए, है ना, फर्जी एफडी के आधार पर ठेके लिए, और उसके कारण ये पूरा मामला ऐसा हुआ कि इसके जो बैंक के मैनेजर थे उमेश सिन्हा, उन्होंने पूरा यहाँ से गड़बड़ ज्यादा करके बैंक को कहीं ना कहीं सारे तरीके से डुबा दिया। तो इसके पीछे कांग्रेसी थे उस समय के सारे लोग इस बात को कहते रहे कि ये जो बैंक है इसमें गड़बड़ हो रहा है, पूरे कांग्रेसी इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन किसी को बात समझ में नहीं आती। और जब बैंक डूब गया उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर हमारे ऊपर आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में होगा। लेकिन भैया उसमें थे तो सारे कांग्रेसी बैंक खोलते हैं, कांग्रेसी लोन लेते हैं, कांग्रेसी फर्जी एफडीआर में जाकर के ठेके लेते हैं, कांग्रेसी पूरा वहां एनपीए हो जाता है। आप बोले तो और जो नार्को टेस्ट हुआ था सुनील चौधरी, नार्को टेस्ट में अमर अग्रवाल, ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, रमन सिंह, राजेश मूणत, ये सब नेताओं के नाम लिए गए हैं बैंक मैनेजर के द्वारा। ये क्या था? देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि आप जांच कराइए। इन नार्को टेस्ट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है सर। की स्थिति में है, अनिर्णय की स्थिति में सरकार कहाँ जाए? न्यायालय के आदेश पर ये जांच हो रहा है। हाँ। इस सरकार तो किसी मामले में जांच नहीं करा पा रही है। जेएमएम के समस्या में से जांच नहीं हो पाई। आइए ना सामने, करिए शराब घोटाले की जांच, करिए कोयला घोटाले की जांच, करिए गोटान घोटाले, खुद से आइए ना। इतना ही बोल रहे हैं आप तो, अपने से आप देखिए सर, एग्रेसिव होने से झूठ सच नहीं हो जाएगा, सच झूठ नहीं हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, आराम से जवाब दीजिए। सुनील चौधरी, पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूँ आपकी आज की व्यथा मैं समझ सकता हूँ। पानी पी लीजिए, आराम से, शालीनता के साथ, धैर्यता के साथ जवाब दीजिए। तेज बोलने से, एग्रेसिव बोलने से झूठ सच नहीं होगा और सच झूठ नहीं होगा। जो यथार्थ है वो यथार्थ रहेगा। अजय गंगवानी, आपकी प्रतिक्रिया, आपने बीजेपी का रिएक्शन देख लिया, अब आप बताइए। शिवम जी, देखिए, आज कहीं ना कहीं सुनील चौधरी जी की बौखलाहट, इनका तेज स्वर इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके 4 कदावर मंत्री, तत्कालीन डीजीपी करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने के सीधे सीधे आरोपी हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि अदालत के फैसले के बाद उन्होंने इस पर दिशा निर्देश दिया है कि पुलिस और जांच कमेटी इसमें जांच कर सकती है और सख्त से कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है, आज करीब 22,000 जो खातेधारक थे, 54 करोड़ रुपए जिनकी गाड़ी पसीने की कमाई, आज कहीं ना कहीं लगातार उमेश सिन्हा के नार्को सीडी को ये छिपाने का प्रयास करते रहे। देखिए, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये प्रकरण क्रमांक था 7614/07, पेशी 4 जून की 2007 की। जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने 25/1/2007 नार्को जो है टेस्ट का आदेश दिया। पहले पुणे में नार्को टेस्ट का प्रयास किया गया,
लेकिन उमेश सिन्हा ने परमिशन नहीं दी। उसको बेंगलोर में नार्को टेस्ट की सीडी में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। तत्कालीन सत्ताधीश जो मुखिया थे रमन सिंह, उसको 1 करोड़ रुपए, तत्कालीन जो मंत्री थे बिजमोहनवाल उनको 2 करोड़ रुपए, तत्कालीन मंत्री राजेश मनोज को 1 करोड़, अमरवाल को 1 करोड़, तत्कालीन गृह मंत्री रामविचार नेताम को 1 करोड़ और तत्कालीन डीजीपी राठौर को 1 करोड़ रुपए। स्पष्ट रूप से नार्को की सीडी में स्वीकार किया कि इनको करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। लेकिन तत्कालीन पुलिस और जो जांच कमेटी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री और अन्य तत्कालीन जो सत्तासीन बाहुबली मंत्री थे वो सीधे सीधे इसमें आरोपी थे, तो वो निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच नहीं कर पाए, जिसका नतीजा है कि 2017 साल के बाद भी जो गरीब खाताधारक थे उनको न्याय नहीं मिल पाया। आज कहीं ना कहीं जो अदालत के निर्णय के बाद आपके लोकप्रिय स्पष्ट कर दूं कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और जो सत्ताधीन जो बाहुबली थे मुख्यमंत्री और कदावर मंत्री, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्ति को कुर्क करके भी हम प्रयास करेंगे कि उनको पीड़ितों को न्याय मिल सके। देखिए, ये चरित्र सिर्फ इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की बात नहीं है। आज लगातार इनके द्वारा छत्तीसगढ़ का नाम घोटाला किया गया। 107 पेज की डायरी मिलती है, पीएम सर, पीएम मैडम, डॉक्टर साहब, लगातार उसके बाद जब फाइनल जो रिपोर्ट पेश की जाती है 106 पेज में 100 पेज गायब हो जाते हैं। और सेम इन्होंने यही शिवम सुमन ने इसमें भी किया कि जो केस डायरी पेश की गई इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में, नार्को की सीडी को जानबूझ के तो केस डायरी को सबमिट नहीं किया गया, क्योंकि चाहते थे कि रमन सिंह और अमित कदावर मंत्री को बचा लिया जाए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, तत्कालीन इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक ने पत्र क्रमांक 2009-10 को 24 दिसंबर 2009 को सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखा, लेकिन क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि कार्रवाई हो, रमन सिंह को बचाने के लिए, मंत्रियों को बचाने के लिए आज सीबीआई को अनुशंसा नहीं की गई। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भाजपा के मुखिया और अन्य मंत्री सीधे सीधे शामिल थे। और दूसरी बात देखिए, रमन सिंह का पूरा परिवार, खुद वो छत्तीसगढ़ को नान घोटाला करते हैं, 54 करोड़ में सीधा सीधा 1 करोड़ की रिश्वत लेते हैं। आज इनके दामाद और नांदगांव के सांसद आज जो है चिटफंड घोटाले में सीधे सीधे 6.5 करोड़ में शामिल थे। आज रोजगार मेले के नाम पे युवाओं को ठगा गया, ये ब्रांड एम्बेसडर को घूमते रहे। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य 2008 से 2018 में रमन सिंह की संपत्ति 10 गुना बढ़ जाती है। आखिर ऐसे मुख्यमंत्री ने क्या किया कि 10 साल में संपत्ति 10 गुना हो गई। आज विनोद तिवारी हमारे नेता जब ईडी की जांच की बात करते हैं तो रमन सिंह से कोई पूछताछ नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन विनोद तिवारी को बुला के उन पर ईडी का छापा मारा जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि केंद्रीय संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग आज जो है विपक्ष का गला घोटने के लिए, लोकतंत्र की आत्मा को दबाने के लिए किया जा रहा है। यह बहुत आपत्तिजनक है। अब कहीं ना कहीं न्यायालय ने रास्ता खोला है, बहुत जल्द आपके लोकप्रिय स्पष्ट कर दूं कि 13-17 साल के बाद न्याय मिलेगा। सारे पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मंत्री, डीजी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी करने वाली है। ठीक है, लेकिन उचित शर्मा है तो पासा बदल दिया कांग्रेस पार्टी ने। अब तक तो बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी, विपक्ष में बैठी बीजेपी की, देखिए साहब ये घोटाला किया इन्होंने, गौठान में ये कर दिया, शराब घोटाले में ये कर दिया, फलाना ढिमका। लेकिन अब तो कांग्रेस पता नहीं कहां से नया घोटाला ले आई 2006-7 का, और उल्टा पासा फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी के उसमें। तो इसका कितना मुनाफा होगा और कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा, बताइए इस बार की चुनाव। कंफर्ट लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है। राजनीतिक फिजा कर्नाटक की बदली है तो छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी फिजा बदलेगी। अब दोनों तार को आप जोड़ने की शिवम कोशिश कर लीजिएगा, आप समझिएगा मेरे बोलने का इशारा है। हाँ। ठीक है, देखिए करप्शन जो भी होता है शिवम, वो राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष होता है। हाँ। वो इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से बैंक रहे, उसके प्रमोटर भले ही कांग्रेसी रहे, लेकिन करप्शन में भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं रही। वो किसी से भी हाथ से लेना देना कर सकते हैं, जैसा कि सीडी में बताया गया, जैसा कि नार्को टेस्ट में बोला गया। तो इसलिए करप्शन जो होता है हाँ। वो न जाति धर्म न राजनीतिक धर्म, तो इन सबसे परे होता है। तो ये मामला पूरा करप्शन का है। यहाँ कोरी की ये बात बांध के चलिए कि ईडी का दबाव कांग्रेस पे है, तो कांग्रेस भी कोई ना कोई दबाव बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। चुनावी वक्त है, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप घोटालों के सांप बिच्छू जमीन से निकलते रहेंगे 2023 के चुनाव तक, ये आप मान के चलिए। जैसे ये निकले, हालांकि कांग्रेस ने इसका ईमानदार प्रयास किया था, 2019 में कोर्ट गई थी, लेकिन समहाउ वो रिपोर्ट जो ऑफिशियली पुट होनी थी, जो टेबल होनी थी, वही नहीं हो पाई थी। कि बेंगलोर से क्या कनेक्शन है आप समझ सकते हैं, जो मेरा इशारा जिस तरह से। तो आप सीधा थोड़ी सी वहां बदली है, तो इनके लिए एक माहौल बना है, रिपोर्ट भी आई है, रिपोर्ट आने से कोर्ट में प्रस्तुत हुई, कोर्ट में प्रस्तुत होने के बाद अब जो है उसको जांच के लिए आगे प्रेषित किया गया है। जांच तो होगी, दबाव तो बढ़ेगा। क्या केवल सवाल ये है कि केवल दबाव बढ़ाने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है इस तरीके की एजेंसियों से,
वो कांग्रेस भी उन्हीं को समझे कि कांग्रेस भी अपने रूप में दबाव बनाएगी। निश्चित तौर पर जाहिर है कि कांग्रेस भी वो राजनीति यहाँ कर रही है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप घोटाले जो जांचें बाकी थी उनको निकालेगी, चुनावी वक्त है, तो वो भी एक तरीके से राजनीतिक दबाव बनाने का भारतीय जनता पार्टी को प्रयास करेगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरीके के घोटाले वहाँ हुए हैं, नहीं हुए हैं, लेकिन उसकी जांच तो होनी चाहिए। अब जांच ही रोक देंगे आप तो किसको दोषी साबित करेंगे, किसको नहीं करेंगे। हालांकि विषय और भी है, पुनीत गुप्ता का मैटर है, स्काई वॉक के मैटर है, ये जो दबे पड़े हैं, जो इन पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, कई और जिस पे SIT बैठी है वो भी दबे पड़े हैं, लेकिन उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो एकदम क्लियर कट प्रदर्शित नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन किया है। ये मामला ऐसा है कि चूंकि नार्को टेस्ट में नाम लिया गया है, उनकी वीडियो वायरल हुए हैं, जाहिर है कि वो वीडियो 2013-14 में बहुत कोशिश होने के बावजूद भी अब 19 में वो आया। क्यों दबा के रखे गए थे, क्या हुआ था, तो अलग एक राजनीति का विषय है। लेकिन अभी 2023 के चुनाव है तो निश्चित तौर पर दोनों ओर से ईडी का भी अपना दबाव बढ़ेगा, कांग्रेस का भी अपना दबाव पड़ेगा। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां खुले तौर से मैदान में, आप इसको समझिए, दोनों ही इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप रहेंगे। जनता को क्या मिलेगा, जनता को इसको कितना लाभ मिलेगा, 18,000 अकाउंट होल्डर्स को इंदिरा प्रियदर्शनी को कितना लाभ मिलेगा, 21 करोड़ का जो 28 करोड़ का जो घोटाला हुआ था उसमें दोषी पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे, ये तो वक्त की गर्त में छुपा हुआ है। मगर राजनीति भरपूर रूप से दोनों ही तरीके से होगी। वो इनको डराएंगे कि हमारे पास आपका ये है, वो डराएंगे कि हमारे पास ईडी के स्वरूप में, CBI के स्वरूप में ये है, हमने इतनी धाराएं बेंगलोर से हटवा ली तो भोपाल में उन्होंने जुड़वा ली। वो तमाम चीजें अभी कंटिन्यू चलते रहेंगी। तो इस तरीके से राजनीति अभी 2023 के और गर्मा गर्मी का माहौल बनेगा। पूरी राजनीति है, प्रयास भ्रष्टाचार के जो हुए हैं, भूपेश बघेल ने 2013 में इसको खोला था, एक CD मंगा के पब्लिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई थी, उसका शायद पटाक्षेप हो सके और उसका लाभ उम्मीद करते हैं कि उसका लाभ जो है 18-20 हजार जो अकाउंट होल्डर है उनको मिल पाएगा और 28 करोड़ की जो गोलमाल हुई है, जिसमें मात्र 6 करोड़ की वसूली हुई है, बाकी पैसे भी जनता को मिल पाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ। शिवम, ठीक है, लेकिन अजय कंगवानी जी, जो तकरीबन 22,000 खाता धारक थे, इनके साथ जो इनकी जमा पूंजी, गाड़ी जमा पूंजी जो नेताओं ने लूटी, क्या इनको न्याय मिल पाएगा, ये उम्मीद लगाई जा सकती है इस जांच के बाद, और कब तक जांच होगी? शिवम जी, मैं स्पष्ट कर दूं, आपके लोकप्रिय में कांग्रेस पार्टी ने जब विपक्ष में थी तब भी पूरा प्रयास किया कि जो खाता धारक थे 22,000 जिनको हक कमाई का पैसा, गाड़ी पसरी की कमाई आज कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से लूट लिया गया, उसके लिए तब भी प्रयास किया गया। आपके लोकप्रिय में स्पष्ट कर दूं, कोर्ट के निर्णय के बाद बहुत जल्द जो सत्ताधीश थे, गुनाहगार थे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अगर संपत्ति कुर्क करके भी अगर उनको पैसा लौटाने की स्थिति बनी तो किया जाएगा। लेकिन देखिए, मेरे छोटे से 5 प्रश्न है, जिसके जवाब सुनील सिन्हा जी दे दे तो छत्तीस की जनता दूध का दूध पानी हो जाएगा। पहली बात, आज नार्को टेस्ट की जो CD थी, आज जो चालान पुटअप कोर्ट में किया गया, आखिर किसको बचाने पे, किसके इशारे पर आप नार्को टेस्ट की CD नहीं पेश करते? मेरा पहला प्रश्न। 19 संचालक थे शिवम जी, 11 संचालकों की गिरफ्तारी होती है, 8 संचालकों को जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, ऐसे संचालकों की गिरफ्तारी नहीं की गई। मेरा दूसरा प्रश्न, तत्कालीन जो डायरेक्टर थी रीता तिवारी, जिसके कहने पर उमेश सिन्हा ने नार्को CD में स्वीकार किया कि एडिडास की बैग में, लाल, काले और नीले बैग में करोड़ों रुपए की रिश्वत रमन सिंह, 4 जो है कदावर मंत्री, उसमें DGP को पहुंचाया गया, उसके बाद क्यों कार्रवाई नहीं की गई? मेरा दूसरा प्रश्न। तीसरा, लगातार इनको राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास क्यों किया गया? चौथा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसके माध्यम से, इंडिया प्रदर्शनी बैंक के माध्यम से, दोनों द्वारा सरकार को पत्र लिखा गया कि इस पूरे मामले की CBI जांच की जाए, लेकिन न CBI को पत्र लिखा गया, न कोई अनुशंसा की गई। आखिर किसको बचाने के लिए, किसके दबाव में CBI जांच नहीं की गई? ये चारों प्रमुख प्रश्न है, जिसका जवाब सुनील जी देंगे तो छत्तीस की जनता समझ जाएगी कि आखिर जो भ्रष्टाचार है, जो कमीशन खोरी है, करोड़ों रुपए का जो 54 करोड़ का घोटाला हुआ, आखिर उसके पीछे कौन है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन ने स्वीकार किया, भैया आप 1 साल के लिए भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए तो 30 साल तक हमारी सरकार को कोई ला नहीं पाएगा। लेकिन जिनके DNA में भ्रष्टाचार है, जिनके खून में भ्रष्टाचार है, वो कमीशन खोरी के भ्रष्टाचार छोड़ नहीं सकते। आज छत्तीसगढ़ का नान घोटाला, इंडिया प्रदर्शनी बैंक घोटाला, अंतर्गत टेप कांड, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, पनामा पेपर घोटाला, टेंडर घोटाला, इनके दामाद का DKF घोटाला, 6.5 का चिटफंड घोटाला, केदार कश्यप फर्जीवाड़ा, पूरी लिस्ट करूंगा तो आज की डिबेट इनके घोटालों में समाप्त हो जाएगी। इसी का नतीजा था, इनकी कमीशन खोरी भ्रष्टाचारी के कारण ये 14 सीटों पर सीमित हो गए। आज यही जानते हैं कि लोकतंत्र में
विपक्ष की सक्रिय भूमिका निभाने में विफल है तो आज ईडी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज मैंने स्पष्ट पूछा कि रमन सिंह की संपत्ति 10 साल में 10 गुना कैसे हो गई? आखिरकार क्या आजादी का चिराग उनको मिल गया? किस प्रकार की कमीशन खोज भ्रष्टाचार किया गया जिसका नतीजा की 10 साल बढ़ गई? ये अजय चंद्राकर जी का जो बयान है, क्या वो चाहते हैं इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि अजय चंद्राकर जी का रास्ता खुल जाए? ये जो इनकी आपसी गुटबाजी है, जो 14 विधायक 6-6 गुटों में बैठे हुए हैं, उसी का परिणाम है। हर व्यक्ति चाहता है कि इनके जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। ठीक है, सुनील चौधरी जवाब तो दीजिए। भैया अजय भाई एकदम इसके ऊपर मामला है, जोरदार लिख पढ़ करके आए हैं और उनको बिल्कुल तय है मामला कि हम ऐसा आरोप लगाएंगे। भैया मैं कह रहा हूँ फुल तैयारी में अजय गंगवानी भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी फुल तैयारी है, चिंता मत करो, है ना। अजय भाई अभी यहाँ पर चुनाव को 2 महीना बचा हुआ है, आप इतने संघर्षशील थे तो 4.5 साल भ्रष्टाचार के वजह से पूछते नहीं थे आप लोगों को जो आप आते। आज जब आपको भय उत्पन्न हो गया कि भ्रष्टाचार जो है छत्तीसगढ़ में चरम पर पहुंच गया, तो आप निर्णय की स्थिति वाले चुपचाप सुन लो, पहले चुपचाप सुन लो, चुपचाप सुन लो भैया। 2019 में आता तो पहली कार्रवाई हो जाती। कोर्ट के निर्णय का वेट कर रहे थे, आपके चैनल में स्पष्ट कर दूं, जैसे ही निर्णय आ रहा है हम प्रयास करेंगे कि 22,000 खाताधारकों को जल्द इन्हीं को बोलने दो, बोल लो भैया, आराम से बोलो। बोलिए सुनील जी, बोलिए बोलिए, आराम से बोल लो भाई। ये सरकार ऐसी है, सबसे पहले आते साथ सीबीआई को बैन करती है कि सीबीआई छत्तीसगढ़ में नहीं आना चाहिए। तो कितना भय है। और भ्रष्टाचार के मामले तो सबसे ज्यादा आपकी नेबर है, आप कहाँ भ्रष्टाचार की बात करते हैं? और किसकी संपत्ति कितनी बढ़ गई, तो कितनी संपत्ति ईडी ने जब्त करके रखी हुई है, कितने लोग आपके जेल में है, उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही है, उस पर कोई बात नहीं करते आप। आइए ना, आपका बहुत सारे कांडों के सबूत थे, तो उनके बारे में क्यों नहीं बात करते आप सबूत लेकर के जेल में भैया चुपचाप रहो। 4.5 साल बढ़िया सरकार चलाओ, पूरी खीर खाओ, मलाई ठीक है, देखिए इतना जवाब दीजिए अजय गंगवानी की इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले के कितनी जल्द तमाम जो भ्रष्टाचारी आरोपी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे? कितना टाइम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की जनता को, और कब तक उनका पैसा रिकवर हो पाएगा? 4 साल में कुछ किए क्या करेंगे शिवम जी? ये तो क्या सिर्फ ये मुद्दा आप चुनाव के लिए लाए? चुनाव है क्योंकि सर पे, और जनता को मुद्दा लेके भुनाएंगे गोल गोल। शिवम जी बहुत स्पष्ट करा आपके लोकप्रिय चैनल पे, ये बदला लेने की जो राजनीति है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हमने 2019 में कोर्ट में आ जाता तो पहली कार्रवाई होती। आज आपके लोकप्रिय चैनल 4.5 साल की बात हो, चाहे इंदिरा प्रदर्शनी प्रयास कर रहे हैं कि इनको शांत कर देखिए, बौखलाहट देख लीजिए इनका, शांत कर लीजिए इनको, मेरा निवेदन है आपसे। देखिए एक चीज और महत्वपूर्ण स्पष्ट कर दूं शिवम जी, आज शिवम जी क्या हो रहा है, आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जिनका दायित्व है तो कमीशन खोजी भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र हो रहा है, उसका पर्दाफाश कीजिए। मुझे चैनल में बता दें सुनील जी, आज क्यों धर्मलाल कौशिक जाके पीआई लगा रहे हैं कि नान घोटाले के जो 36 एकड़ों की घोटाला हो रहा है, 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना के। उचित शर्मा सर, उचित जी, चुनाव है एकदम 4.5 साल तक तो मुद्दा नहीं उठाया भूपेश बघेल सरकार ने, एकदम चुनाव के वक्त इस मुद्दे को उठाना इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले के, ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये मुद्दा के महज चुनावी है, यह मान लिया जाए? शिवम आप इसको समझिए कि ये मुद्दा जो है वो टेक्निकल उसमें फंसा हुआ था। जो लैब के जो रिजल्ट आने थे और ऑफिशियली मोड से वो यहाँ सरकार को जमा होने चाहिए थे, वो जमा नहीं हुए थे बेंगलोर से। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि बेंगलोर की राजनीतिक फिजा बदली है तो वो कांग्रेसियों के माहौल में थोड़ी आई है, इस कारण उसका बेनिफिट यहाँ मिला है और वो लाभ लेने का प्रयास कांग्रेस करेगी डेफिनेटली। तो वहां की फिजा बदलने से अभी वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट और सीडी आई है, इन्होंने कोर्ट में लगाया है, कोर्ट से अब परमिशन मिली है। तो मैं 2019 में भी कांग्रेस ने प्रयास किया था, ये बात सत्य है, और उन्होंने वो पटल नहीं हुई थी, इसके कारण कोर्ट से परमिशन नहीं मिल रही थी आगे जांच की, ये बात भी सत्य है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जहां करप्शन की बात कर रहे हैं तो पूर्व में भी राम राज्य नहीं था, वर्तमान में भी राम राज्य नहीं है। जो 200 करोड़ की संपत्ति जो ईडी ने जब्त की थी, जाहिर है वो वर्तमान सरकार के लोगों ने मनरेगा से कमाई नहीं की, डेफिनेटली वो करप्शन की ही 200 करोड़ की कमाई से ईडी ने जब्त किया हुआ है। तो करप्शन का प्रचुर मात्रा में, हमारा कोयला और करप्शन ये दोनों प्रचुर मात्रा में मौजूद है, और हिंदुस्तान का 17% तो यही ऐसा लगता है कि पूर्व में भी था और वर्तमान में थोड़ा सा ज्यादा गति से है। पूर्व में मेगाबाइट में था तो अभी टेराबाइट में फर्क इतना है।
तो करप्शन की कोई कमी नहीं है। कंफर्ट लेवल से मुद्दे उठाए जाते हैं, कंफर्ट लेवल से मुद्दे दबाए जाते हैं, बहुत सारे मुद्दे जो उठने चाहिए, मगर यहाँ इन सब के बीच शिवम बुनियादी सवाल गायब हो जाते हैं। बुनियादी चीजें जो होनी चाहिए थी वो गायब हो जाती। धर्मांतरण का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शराब घोटाले का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, जो ये लेकिन सर उन मुद्दों पे अगर चुनाव होंगे तो फिर सरकार में फंस जाया करेंगे ना। इससे अच्छा है कि इधर उधर के मुद्दे लाइए और जनता को भ्रमित कीजिए। खैर, बहुत शुक्रिया उचित शर्मा आपका, सुनील चौधरी जी आपका शुक्रिया, जगमोहन आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश छत्तीसगढ़ की इस खास डिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है और चुनाव है तो चुनाव से पहले तमाम सारे मुद्दों की बौछारें भी लगातार पक्ष हो या विपक्ष दोनों की ओर से की जा रही है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।